गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी ये बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास है। बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास हमारी आज 24 तारीख को। तो हमारी बात चल रही थी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर से संबंधित। तो उसमें लगभग हमारे 14 पॉइंट के करीब हो चुके थे। तो नेक्स्ट पॉइंट उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले लिख दें, थोड़ा सा आपको बता दूं, निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी। और मैंने आपको बार बार पहले भी कहा था कि ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। और इसे हमें अच्छे से तैयार भी करना होगा, अंतर का आधार। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या कि संचालकों संबंधी या संबंधित, ये भी कह सकते हैं, प्रलेख रजिस्ट्रार को भेजना। देखिए, निजी कंपनी को यानी कि जो रजिस्ट्रार यानी कि जो संचालक है उनसे संबंधित कि संचालकों ने योग्यतांश ले लिया या नहीं लिया, योग्यतांश ले लिया या नहीं लिया, या उनकी जो भी क्वालिफिकेशंस या उनकी जो भी एक्सपीरियंस, वो सारे प्रलेख क्या रजिस्ट्रार को, सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि प्रलेख, संचालकों संबंधी प्रलेख रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। और इसमें सार्वजनिक कंपनी में संचालकों संबंधी जितने भी प्रलेख हैं और योग्यतांश लेने का जो आश्वासन है और प्लस प्रलेख रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य है, अनिवार्य है। आप ये इसमें ये लिखेंगे कि संचालकों से संबंधित, संचालकों की अनुमति और उसके अलावा उनके योग्यतांश लेने का आश्वासन से संबंधित प्रलेख रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य नहीं है, और इसमें अनिवार्य है। उसके बाद योग्यतांश 16 पॉइंट आता है, योग्यता अंश। निजी कंपनी में ये योग्यता किससे लेना पड़ता है? संचालकों को। ये एज ए सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी, ठीक है ना। किस किस संचालकों की सिक्योरिटी होती है? निजी कंपनी में संचालकों को योग्यता अंश लेना अनिवार्य। संचालक कितने होते हैं? 2, इसमें अनिवार्य नहीं है। और जबकि सार्वजनिक कंपनी में अनिवार्य है संचालकों को। इसमें कम से कम 3 होते हैं ना, भले 15 तक हो जाए, ठीक है ना, उन्हें योग्यतांश लेना अनिवार्य है, जबकि इसमें अनिवार्य है। और उसकी जो कीमत है या राशि, हम ये कह सकते हैं एक योग्यतांश की राशि 5,000 रुपए है, एज ए सिक्योरिटी के रूप में, यानी कि इसे योग्यतांश लेना अनिवार्य है। उसके बाद संचालकों को ऋण, इसमें निजी कंपनी अपने संचालकों को क्या ऋण दे सकती है। इसे केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना कोई आवश्यक नहीं है। निजी कंपनी अपने संचालकों को ऋण दे सकती है और इसके लिए उसे केंद्रीय सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और सार्वजनिक कंपनी में अगर संचालकों को ऋण देना है तो पहली बात तो दे ही नहीं सकती। अगर देती भी है तो उसके लिए केंद्रीय सरकार की उसे अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद बात आती है अवकाश ग्रहण करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है 18 नंबर,
अवकाश ग्रहण करना। इसमें मैं आपको बता दूं कि निजी कंपनी में किसे अवकाश ग्रहण करना होगा? अवकाश ग्रहण करना। तो निजी कंपनी में संचालकों को 1/3 भाग पारी से अवकाश ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। यानी कि किसी कंपनी में मान लीजिए कितने 16 संचालक हो गए इस कंपनी में, निजी कंपनी में, ठीक है ना। हालांकि ये अपने संचालकों की संख्या में कितनी मर्जी वृद्धि करे, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसकी पूंजी, एक तरफ और नियम भी ध्यान रखना होगा, पूंजी 4,99,999 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संचालक ये 16 करे 17 करे कोई आवश्यकता नहीं है। जिस मर्जी व्यक्ति को, जिस मर्जी संचालक को ये जब चाहे क्या कर सकती है, उसे वहां से निकाल सकती है, ठीक है ना। और नहीं चाहे तो ना भी निकाले, और अगर चाहे तो किसी को एक बार निकाल दिया, एक दिन के लिए निकाल दिया और अगले दिन उसे वापस रख लिया, तो ये कर सकती है। इसे पारी से अवकाश ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। जबकि इसमें 1/3 भाग पारी से अवकाश ग्रहण करना अनिवार्य है। अब इसमें सपोज दैट क्या हो गया, एक साल में मान लीजिए इसके पास 12 संचालक है, ठीक है ना। एट प्रेजेंट इस फाइनेंशियल ईयर में 12 संचालक है, तो अगले साल उसे यानी उस 1/3 भाग से अवकाश ग्रहण करना होगा। कितने? 4 संचालकों को इसे निकालना होगा, और आवश्यकता इसे 12 की है, रहेगी इसके पास कितने? 8। तो ये 4 नए व्यक्ति नियुक्त कर सकती है, ठीक है, नए संचालक नियुक्त कर सकती है। और एक और बता दूं कि एक संचालक 15 कंपनियों का संचालन कर सकता है, 15 से अधिक नहीं। यानी कि वो 15 कंपनियों के कार्य में देखरेख कर सकता है, उसे संचालित कर सकता है अपनी देखरेख में, इससे अलावा नहीं। 15 कंपनियों का वो संचालक के पद पर रह सकता है। और एक कंपनी में भी, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 3 और अधिकतम 15, और इससे अधिक करना है कि हमारा टर्नओवर बहुत ज्यादा है और हमें संचालकों की अधिक आवश्यकता है, तो उसे कल भी बताया था केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो इसमें पारी से अवकाश ग्रहण करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद संचालकों का पारिश्रमिक, नेक्स्ट पॉइंट, संचालकों का पारिश्रमिक। देखिए, जो ये संचालक कंपनी का संचालन करते हैं, कंपनी की देखरेख में, इनकी देखरेख में कंपनी का सारा कार्य होता है, तो ये निजी कंपनी अपने संचालकों को जो पारिश्रमिक देगी, कोई सीमा नहीं है। मतलब जितना मर्जी चाहे ये अपने पारिश्रमिक दे सकती है। एक संचालक को 1000 रुपए दे दिया, किसी को 2000 दे दिया, किसी को 500 दे दिया, किसी को शुद्ध लाभ का 2% दे दिया, जितना चाहिए ये दे सकती है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जबकि इसमें क्या है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में एक संचालक को शुद्ध लाभ का, एक संचालक को नहीं, सॉरी, संचालकों को, जितने भी संचालक है, मतलब कंपनी में मान लीजिए 12 संचालक है, ठीक है, तो शुद्ध लाभ का 11% से अधिक, ये क्वेश्चन आता होगा 2 नंबर का, और निश्चित रूप से हर बार आता है कि सार्वजनिक कंपनी में या ये आएगा संचालकों को कितना पारिश्रमिक दिया जाता है, तो संचालकों को शुद्ध लाभ का 11% से अधिक नहीं दिया जाता। मतलब क्या, एक कंपनी में शुद्ध लाभ हुआ नेट 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया हुआ, तो इसका 11% कितना हुआ? 11,000 रुपए, ठीक है, इससे अधिक नहीं देगी। अब 11,000 रुपए अगर कंपनी में 5 संचालक है, 10 है, 12 है, 3 है, 7 है, जितने भी है उनमें डिवाइडेशन करके
दे दिया जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में लिया है। जो बड़ी कंपनियां जिनमें इतने संचालकों की संख्या बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उनका टर्नओवर भी बड़ा होगा, टर्नओवर बड़ा होगा तो उनका प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो जितना उनका नेट शुद्ध लाभ होगा, सारे एक्सपेंसेस सारे टैक्सेस लेस करने के बाद जो शुद्ध लाभ होगा, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 11% से अधिक नहीं दिया जाएगा। तो शुद्ध लाभ जितना भी हुआ, मान लीजिए 1 लाख हुआ तो उसका 11% 11,000 रुपए, और वो जितने संचालक होंगे उनमें बराबर बराबर डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। इनमें इनको जब नियुक्त किया जाता है ना, तब सिर्फ इनसे कितने रुपए लिए जाते हैं? 5,000 रुपए। कौन से? योग्यता अंश के, वो सिक्योरिटी के रूप में। जब वो छोड़कर जाते हैं ना, तब उन्हें वो रिटर्न कर दिए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसके बाद इनको पैसा दिया ही जाता है, ठीक है। और वो शुद्ध लाभ का, अब ये मान लीजिए 11 जने हैं, 1,000 रुपया आ गया। अब ये, ठीक है, क्या करते हैं, ये कितनी कंपनियां, 15 कंपनियां होते हैं, तो सब में इनको अलग अलग बेनिफिट मिलता ही रहता है ना, किसी में कम मिल गया, किसी में ज्यादा हो गया। और इनका काम भी क्या होता है? इनकी देखरेख में कार्य होता है, ठीक है। जिम्मेदारियां भी इनकी होती है कि आपने ये कार्य करवाया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्हें इतना ही प्रॉफिट दिया जाता है, शुद्ध लाभ का 11%, इससे अधिक नहीं दिया जाता इन संचालकों को, ठीक है। उसके बाद बात आती है संचालकों के पारिश्रमिक के बाद बात आती है अवकाश किरण तो हो गया, पारिश्रमिक हो गया, वैधानिक सभा का क्रय विवरण। नेक्स्ट पॉइंट, वैधानिक सभा का क्रय विवरण। अब वैधानिक सभा यानी कि वार्षिक सभा, ठीक है। अब ये वार्षिक सभा निजी कंपनी को अपनी वैधानिक सभा का प्रतिवेदन प्लस अपने जो भी टर्नओवर है उसका प्रतिवेदन प्लस अपनी कंपनी का जो भी क्रय विवरण है, ठीक है, वो किसे? रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक नहीं है। देखिए, निजी कंपनी को बहुत छूटे हैं, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को क्या करना होगा? अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि अपना जो भी लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस शीट्स है, उसका प्रतिवेदन प्लस उसके अलावा अपने प्रलेख जितने भी है, प्लस वार्षिक साधारण सभा जो साल में एक बार करनी इसे आवश्यक है ही, वार्षिक साधारण सभा, ये सारे प्रलेख रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये वार्षिक साधारण सभा से संबंधित है। तो आज के लिए हम इतने पॉइंट ही करेंगे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंतर में। बाकी के जो पॉइंट्स रह गए उनके बारे में कल चर्चा करेंगे, और जैसे ही ये हमारे अंतर कंप्लीट हो जाएंगे दोबारा इन सारे अंतर्स को हम रिपीट करेंगे, उसके बाद आगे की नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।